नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में लेसन 4 तुर्कों का आक्रमण को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भूमिका। 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था। हालांकि 300 वर्ष तक भारत सहित सिंहलद्वीप, जावा, सुमित्रा में शासन करने वाले सम्राट अपने आपसी संघर्ष, देश में केंद्रीयकृत शक्ति का अभाव, सत्तालोभ के लिए तुर्कों की सहायता आदि के कारण तुर्क मुसलमान के आक्रमण को विफल करने में असफल रहे थे। अर्थात कहा जाता है कि अरबों का प्रारंभ किया हुआ कार्य तुर्कों ने पूरा किया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। मुस्लिम शासन की जो स्थापना है ये तुर्कों को जाता है। और इस अध्याय के अंतर्गत हम भारत पर तुर्क आक्रमण के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव, तुर्कों की विजय का प्रभाव आदि संदर्भ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है तुर्क मुसलमान। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी। तुर्क क्या थी? चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी। तुर्क उमैयावंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म में संपर्क आए थे। कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। इनका उद्देश्य क्या था? एक मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना इनका उद्देश्य था। अल्पतगीन है। अल्पतगीन बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था और बाद में उसकी योग्यता, दूरदर्शिता के कारण 956 ईस्वी में उसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 961 ईस्वी में अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष में अल्पतगीन ने उसके चाचा की सहायता की, परंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन पाने में सफल रहा था। अल्पतगीन इन परिस्थितियों में अपने लगभग 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश के गजनी नगर में बस गया था। कहाँ पर बस गया था? गजनी नगर में बस गया था अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ। यहाँ स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना की गई थी और यहीं पर एक स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना की गई थी। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्हाक और उसके बाद बलक्तगीन गद्दी पर बैठ गया था। इसकी मृत्यु के बाद बलक्तगीन और इस्हाक इसका पुत्र गद्दी पर बैठ गया था। बलक्तगीन की मृत्यु के बाद पिराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया था, पर वह एक अयोग्य शासक था जिसे हटाकर सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठ गया था। सुबुक्तगीन प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था और गुलाम की प्रतिमा से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट है सुबुक्तगीन एक योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, साथ ही राज्य का विस्तार भी शुरू कर दिया और सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदुशाही शासक जयपाल को पराजित किया था। जयपाल को किसने पराजित किया था? सुबुक्तगीन ने पराजित किया था। सुबुक्तगीन के देहराज के बाद उसका पुत्र एक उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी के पास एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य था, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि सुबुक्तगीन एक वीर और गुणवान शासक था। उसने अपने राज्य का शासन 20 वर्षों तक विवेक, सुनीति और उदारता के साथ
किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुक्तगीन ही था। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला तुर्क था वो कौन था? सुबुक्तगीन। नेक्स्ट है महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका जेठ पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना था। राज्यारोहण के समय उसकी मृत्यु मात्र 27 वर्ष की थी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। नेक्स्ट है महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्ग किलों को जीता और तत्पश्चात 1001 ईस्वी में हिंदूशाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। महमूद ने धन लेकर जयपाल को छोड़ दिया, परंतु अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली थी। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। महमूद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ तथा रास्ते में बेरा के निकट जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1008 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया था और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। 1009 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंदपाल से बहंद के निकट महमूद का युद्ध हुआ था, परंतु आनंदपाल पराजित हुआ था और सिंध से नगरकोट तथा महमूद का आधिपत्य स्थापित हो गया था। 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था और दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी विफल रहे। 1018 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 1018 में कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया था। वहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक के प्रतिनिधि राज्यपाल का शासन था। किसका शासन था? राज्यपाल का शासन था। और मार्ग में बरन के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण किया तथा मथुरा का शासक कुलचंद युद्ध में मारा गया। महमूद ने मथुरा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 1000 मंदिरों में लूटपाट करके नष्ट कर दिया था। 1019 ईस्वी में महमूद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचनपाल को परास्त किया था। 1019 ईस्वी में महमूद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचनपाल को परास्त किया था और 1020-21 में महमूद ने बुंदेलखंड की सीमा पर विद्याधर की सेना के एक भाग को पराजित किया था। विद्याधर साहस छोड़कर भाग गया था और 1021-22 में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए विवश किया एवं कालिंजर के किले पर घेर डाला, लेकिन जीत नहीं पाया। तत्पश्चात विद्याधर के साथ महमूद ने संधि कर ली और विद्याधर को 15 किले उपहार स्वरूप दिए थे। नेक्स्ट है भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। कौन था उसका शासक? भीम प्रथम। इस युद्ध में 15,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट करके इसकी अकूत संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर किया था। जो अंतिम आक्रमण था ये महमूद ने 1027 ईस्वी में जाटों पर किया था और उन्हें पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनवी का मूल्यांकन लेनपुल के अनुसार महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय और साहसी एवजी शासक, मानसिक शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। यह भी सत्य है कि महमूद नए शासन अथवा सिद्धांतों का निर्माण करने वाला दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था।
हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण उसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया था। नेक्स्ट है, महमूद विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। महान भवन निर्माताओं, कवियों और कलाकारों से उसका दरबार भरा रहता था और महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे और यह मुद्रालेख एक तरफ अरबी तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में थे। नोट है, महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी एवं फरूकी आदि विद्वान थे और इसी के दरबार में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। अलबरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का अच्छा स्रोत है। महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से असुरक्षित हो गया। महमूद के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को समाप्त कर अन्य आक्रमणकारियों के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त किया और केवल पंजाब में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। ये उसके कारण थे और भी इसके कारण है। महमूद के आक्रमणों का सीधा प्रभाव तो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी और महमूद अधिकांश संपत्ति लूट कर ले गया था। महमूद के आक्रमणों का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारत में अनेक हिंदू मुसलमान बन गए और यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ और भारत में मुसलमानों की जड़ें मजबूत हो गई थी। नेक्स्ट है, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन और मुहम्मद गौरी। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम था, जिसे शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी अथवा गौर वंश का मुहम्मद भी कहा जाता है। स्मरणीय है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मुहम्मद बिन कासिम था, परंतु शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा था। उसके आक्रमण का एकमात्र स्थायी प्रभाव सिंध की विजय थी और मुहम्मद बिन कासिम के बाद मुहम्मद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन उसने अभी भी अपने आप को मात्र लूटपाट तक ही सीमित रखा। वस्तुतः भारत में मुसलमानों के साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने का श्रेय मुहम्मद गौरी को जाता है। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था और 1073 ईस्वी में गौरी यहाँ का शासक बना था। गौरी 1073 में यहाँ का शासक बना था। मुहम्मद गौरी गजनी का शासक होने के नाते पंजाब को अपने राज्य का हिस्सा मानता था। इस समय पंजाब का शासन गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक के अधीन था और पंजाब भारत का सिंह दरबार कहा जाता था। पंजाब है ये भारत का सिंह दरबार कहा जाता था, अतः इस पर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया था। साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 से 1205 ईस्वी के मध्य गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए। और नेक्स्ट है मुहम्मद गौरी के आक्रमण। मुहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की। मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर उसने वहां अधिकार कर लिया था। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में उसने पाटन गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित होना पड़ा और यह भारत में मुहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। नेक्स्ट है
1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 2 वर्ष बाद लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया और खुसरो मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की थी। 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 में उसने पुनः लाहौर को जीतकर वहां के शासक खुसरो को बंदी बना लिया था। लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 में मोहम्मद गौरी ने बठिंडा के दुर्ग को जीता था और उस समय बठिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। बठिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रुद्ध हुए और यही तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया और मोहम्मद गौरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसी विजय के उपरांत दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जब यह विजय हुई थी तो दिल्ली में गौर साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने हांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और 1194 ईस्वी में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद्र को हराया और इस विजय के पश्चात तुर्कों का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक स्थापित हो गया। नेक्स्ट है गौरी का अंतिम अभियान 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास दमियक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया था। गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन उसके तीन गुलाम ने संभाला, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ममलूक वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का मूल्यांकन। मोहम्मद गौरी अपने पूर्ववर्ती गजनवी की भांति एक महान सेनापति नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राजाओं से उसे कई बार पराजय झेलनी पड़ी। हालांकि मोहम्मद गौरी राजनीतिक सुधारों में मोहम्मद गजनवी से अधिक योग्य था। महमूद गजनवी विजय और धन संग्रह में लगा रहा, लेकिन मोहम्मद गौरी एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ जो शताब्दियों तक स्थायी रहा था। यह राज्य दूसरे शासकों के अधीन संगठित हो गया था और मोहम्मद गौरी के समय से लेकर यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक दिल्ली के सिंहासन पर सदैव मुसलमान शासक बैठे थे। और मोहम्मद गौरी के समय से लेकर यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक दिल्ली के सिंहासन पर सदैव मुसलमान शासक बैठे थे। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। मोइनुद्दीन ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति रहती थी। एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति रहती थी। नेक्स्ट है भारत पर तुर्कों की विजय का क्या प्रभाव था। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में राज्यतंत्र की समाप्ति हो गई। तुर्कों के आगमन से भारत की पुरानी प्रथाएं कमजोर हुई और नए संपर्कों व संबंधों का उदय हुआ। राजनैतिक दृष्टि से अब सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय हुआ था। आर्थिक दृष्टि से शहरी व्यवस्था का उदय हुआ और व्यापार में एक नई गति आ गई। कानून प्रणाली, सीमा शुल्क, विनियमों और मुद्राओं के एक समान होने से सौदागरों की गतिविधियों का विस्तार हुआ और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधाजनक आने जाने लगे थे।
तुर्कों की विजय का प्रभाव सैनिक क्षेत्र में भी पड़ा। भारतीय सेनाओं के स्वरूप और गठन तथा उनकी भर्ती और रखरखाव की पद्धतियों में परिवर्तन आया। अब युद्ध करना किसी एक जाति या वर्ग का विशेष अधिकार नहीं रहा। सामंती सेनाओं के स्थान पर दृढ़ स्थायी सेनाओं की व्यवस्था की गई, जिसमें केंद्र द्वारा सैनिक भर्ती किए जाते थे। नेक्स्ट है, तुर्कों की विजय से अब प्रशासन की भाषा फारसी हो गई थी। तुर्कों की विजय से अब जो प्रशासन था इसकी भाषा फारसी हो गई थी। इससे प्रशासन की भाषा में एक रूपता आई। तुर्कों की विजय से भारत के लोगों में प्रचलित जाति व्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत पीड़ित थे, नए सुल्तानों के समर्थक हो गए थे। तुर्क अपने साथ भारत में नई प्रौद्योगिकी लेकर आए थे। तुर्क जो ये भारत में अपनी नई प्रौद्योगिकी लेकर आए थे, जिसने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया और नगरों के पुनरुद्धार के कारण ही मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आक्रमण को शहरी या नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को शहरी और नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। तो आज के लिए इतना ही भाई। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।